लेकिन सत्ताधारी के दबाव में ये लोग काम नहीं करते हैं। सोनोग्राफी की मशीन है लेकिन डॉक्टर नहीं। मेरी जिम्मेदार है यहाँ का स्थानीय कामदार साहब। तो 1984 में जो हाल था आज भी वो झोपड़पट्टी का हाल है। अब्दुल सत्तार साहब से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। मेरी बच्ची का फोन आया कि 2000 रुपये फीस मांग रहे। अच्छा। 11वीं के एडमिशन को। अच्छा, कौन से स्कूल में? नेशनल में। नेशनल आज भी तो नगर पालिका में मैं सत्ता हला भी सकता हूँ। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची के पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज दूसरा एपिसोड शूट किया जा रहा है और हमारे मेहमान हैं शेख अमान जी। आपका शुक्रिया, आपको मैंने कॉल किया और आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आज आप हमारे एपिसोड में आए हैं। नाज़रीन, मैं बता दूं कि हमारे जो मेहमान हैं ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जो अजित दादा पवार का ग्रुप है, गट है। और नाज़रीन, फिलहाल में हम उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं कि शहर अध्यक्ष आपको बनाया गया है, इसलिए हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद भी है। और आइए हम इस सफर को हमारे आगे बढ़ाते हुए कुछ सवालात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजकारण का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ और उसका रीजन क्या बना? मैं 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ और अब तक का एनसीपी में काम कर रहा हूँ। और जब मैं देखता था दादा साहब फालुतकर, नाना साहब फालुतकर, या अपने जो स्थानीय कामदार अब्दुल सत्तार साहब, फिर श्रीरंग पाटिल, हमारे प्रभाकर जी फालुतकर, ये तमाम नेताओं को देखते हुए एक राजकारण की एक इच्छा हुई। और ज़्यादा करके मैं रुचि मुझे शरद चंद्र जी पवार साहब की विचारधारा में आई थी। जी जी, कि सभी समाज को, सभी धर्म के लोगों को लेके चलने की। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि 80% समाजकारण करना, 20% राजकारण करना। और बहुत सारी चीजें उन्होंने मुसलमानों के लिए हमेशा फायदे की सोचे। जी 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 जी, जैसे हमेशा शिक्षण खाता मुसलमानों के हाथ में रखे है। जी जी जी, तो उस हिसाब से मैंने विद्यार्थी चळवळ में से शुरुआत की। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला। शैलेश सुरासी बोल के हमारे जिले के, औरंगाबाद जिले के, जी जी, अनिल राउत, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला, तो राजकारण की शुरुआत हुई मेरी। जी, जैसा कि आप अब शहर अध्यक्ष भी बन चुके हैं और फिलहाल में जो इंतखाबात इलेक्शन जो आ रहे हैं, आपकी भी उस पर नजर है कि जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर परिषद है, तो आप इस इलेक्शन के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन आपका कैसा रहेगा? आप कैसे कैंडिडेट को जो है तो इस इलेक्शन में खड़े करना चाहेंगे? जी, हमारा टारगेट ऐसा है कि हम नौजवानों को ज्यादा संधि देंगे। जी जी, और महिलाओं को। और अच्छा, नौजवानों को ज्यादा संधि देंगे जो पढ़े लिख के काबिल आते हैं, जो जैसे कलेक्टर, आईपीएस आईएएस अधिकारियों से बातचीत करें। जी जी जी, अपने ढंग से लोगों की समस्या को हल करें। आरोग्य विभाग की जो समस्या है, जी, जैसे आज की पोजीशन में अपने पास सोनोग्राफी की मशीन है लेकिन डॉक्टर नहीं। अच्छा, और ये जरूरत बोले तो बहुत गरीब तबके को ही चाहिए ना। जी, कि भाई घाटी का रूप कौन करता, जो मिडिल क्लास गरीब लोग, तो आज सोनोग्राफी की मशीन और डॉक्टर। अमान साहब, एक बात आपकी कट करते हुए मैं ये भी बता दूं कि अभी जो फुल कैपेबल है, यानी पैसे वाले जो लोग हैं, वो भी अब सरकारी में जाना पसंद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वहां पे जो मशीनरीज होती है वो प्राइवेट में अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि औरंगाबाद घाटी हो गई है इस तरह से। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर सरकारी अस्पताल जो सिल्लोड का उप जिला रुग्णालय है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मशीन है लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मजबूरी ये है। डॉक्टर अवेलेबल इसलिए नहीं कि उन डॉक्टर जो बाहर प्राइवेट में वो 2-3 लाख रुपए पर डे कमा ले रहे हैं। जी जी, तो वहां पर उनको डॉक्टर नहीं है तो अमान साहब यहाँ पर गलती किसकी है? नहीं, देखो, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, अगर कर्मचारी नहीं या कोई डॉक्टर नहीं है, सोनोग्राफी या सिटी स्कैन या एक्सरे का, तो ये लोग प्रतिनिधि जिम्मेदार है यहाँ के स्थानीय कामदार साहब। जी जी, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने बारीक बारीक चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो मिडिल क्लास गरीब तबके से जुड़े हुए। क्या अमान साहब, आपको ऐसा लगता है कि जहां तक उनकी गलती का सवाल है जो आप बता रहे हैं, आमदार यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, आमदार अब्दुल सत्तार, लेकिन कहीं पर समाज सेवक जो होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जैसा कि आपकी ले लो, तो आप लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है कि आप लोग उसके ताल्लुक से आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं, अगेंस्ट में तो हम जाते हैं आरोग्य विभाग में, आरोग्य मंत्री तक,
जी। कलेक्टर तक का, एसडीएम तक का। जी जी लेकिन सत्ताधारी के दबाव में ये लोग काम नहीं करते हैं। जी लोक प्रतिनिधि का काम है बहुत गरीब दुबले तबकों की जो जो समस्या है उन समस्याओं को हल करना चाहिए। जी। जैसे 1984 में आज अपनी जो झोपड़पट्टी कहते हैं, जी जी मोहम्मदिया नगर शायद, जी 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 यशवंतवाड़ी या यशवंत नगर कहते हैं। जी जी तो 1984 में जो हाल था आज भी वो झोपड़पट्टी का हाल है। आज भी मुसलमान वहां पर ज्यादा तबके में, लेकिन वो माहौल चेंज नहीं हुआ, वो डेवलप नहीं हुआ। कहा जाता है कि सत्तार साहब की शुरुआत ही वहां से हुई थी कि उन्होंने अपक्ष बोल के उन्होंने अब्दुल सत्तार साहब ने इसाक भाई को हरा कर उन्होंने उनकी नगर पालिका की शुरुआत हुई थी, वहां से उनका राजकीय जीवन शुरू हुआ था। तो अच्छा, उस वक्त वहां पर रोड थे, नल थे, लाइट थी, नहीं थी, उस वक्त क्या डेवलप था और अभी क्या डेवलप हुआ या नहीं हुआ है उस इलाके में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास डेवलप हुआ। जी, तो आप क्या डेवलप चाहते हैं? उस इलाके में क्या डेवलप होना चाहिए था? वहाँ के नौजवानों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। जी, नाले अच्छे होना चाहिए। जी, लाइट होना चाहिए। ड्रेनेज का काम हो गया है बताया जा रहा है, और लाइट का भी काम हो गया है बताया जा रहा है, सड़कों का भी काम हो गया है, और उसी के करीब बताया जा रहा है कि नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी काम हो गया है, और वहां से बहुत सारे गरीब फायदा उठा रहे हैं। जो आपकी इस बात की मुखालिफत करते हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखो, दवाखाना वहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई मेरे तरफ से अब्दुल सत्तार साहब को जी। लेकिन एक दवाखाना मेरी नजर में मैं नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानते? जैसा खुलकर बताइए। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो आज के दौर में एक भांडवल होगा, एक पैसा कमाने का। अच्छा। ये दवाखाना बहुत गरीबों के लिए नहीं खोल रहा। अच्छा। यही मानसिकता हम बदलना चाहते लोगों की। क्या जो दवाखाना है तो यहाँ पर अब सब लोग मेडिकल, BHMS, MBBS जो भी है, लोग कह रहे कि ये आएंगे वो आएंगे, तो BHMS, MBBS तो ये फ्री में थोड़े अब्दुल सत्तार साहब देने वाले मुसलमानों। जी, 1 कोटी 50 लाख 40 लाख 30 लाख की फीस तो देंगे ना उनकी, तो मुसलमानों का क्या फायदा। लेकिन अगर दूसरे तरफ अगर ये देखा जाए इस कॉलेज को, तो क्या वहां पर इस तरह की फीस नहीं ली जाती है? ली जाती ना। जो आमदार अब्दुल सत्तार जो लेंगे, तो इस तरह की फीस तो दूसरी तरफ भी ली जा रही है। ली जाती ना, लेकिन माइनॉरिटी बोल के अगर मुसलमानों के नाम पर तुम ये दवाखाना ला रहे जी, और मुसलमान वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में या महाराष्ट्र सरकार को कह रहे कि अल्पसंख्यक जी। अल्पसंख्यक के कोटे से हमको दो, जी जी और अल्पसंख्यक के कोटे से अगर तुम देखिए फीस लेते जी। तो मुसलमानों के साथ धोखा है। अच्छा अमान साहब, ठीक है, आमदार अब्दुल सत्तार के जरिए से ये नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कॉलेज बन रहा है। अगर हम ऐसा समझते हैं कि अगर आप बनाते या आप उसको तैयार करते तो आप किस तरह से फायदा पहुंचाते? इंशाल्लाह हमारी तो सोच आजम खान की ऐसी जी, कि मुसलमानों को, और एक तुम्हारे वो खान सर बोल के जी जी जो एक टीचर हैं, जी जिन्होंने अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले, उन्होंने जी, यूपी के, यूट्यूब जी। पे जाकर देख सकते हैं जी जी जी। क्या उनकी कुछ IPS UPS उनके जो शागिर्द है, बहुत सारे लोग उनसे निकले जी। और नौजवान बंदा है, जी और उनकी कुछ एक्सरे की, सोनोग्राफी की या CT स्कैन की फीस 5 रुपए है, जी जी और कुछ 25 या 50 रुपए में बड़े से बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को आइडल मानकर हम इंशाल्लाह फ्री में देते थे मुसलमानों को और हिंदू समाज को भी, ऐसा नहीं जी, कि जी। मुस्लिमों के लिए, जी 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 सभी जी। समाज के लोग। और अमान साहब, एक बात ये भी है कि अक्सर देखा जाता है आपको कि अब्दुल सत्तार इस इलाके के जो आमदार हैं, हमेशा उनसे आपका विवाद जारी रहता है। तो विवाद जारी रहने का रीजन क्या है? नहीं, ऐसा क्या कुछ- आपकी कोई आपसी दुश्मनी है, या आप नहीं। जनता के लिए, और जनता के लिए अगर उनसे सवाल किया जाए तो जनता के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जनता ऐसी बताती है, और वो भी अपने खुद भाषणों में, स्पीचेस में बताते रहते हैं, और न्यूज़ेज भी बहुत सारी वायरल होती है। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि आपका आपसी विवाद है या जनता के लिए होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमारा व्यक्तिगत विवाद तो नहीं है। अब्दुल सत्तार साहब से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा अच्छा, आगे अगर नौजवानों ने राजकारण करे तो कुछ चीजें उनकी अच्छी है, अच्छी भी है, और कुछ चीजें बोले तो जो हमें पसंद नहीं है। वैचारिक मतभेद है हमारे, व्यक्तिगत मतभेद नहीं कुछ ऐसे। अब जो पसंद नहीं है वो कुछ बातें, कुछ एग्जांपल्स। पसंद ये है कि मेरा समाज ने डेवलप होना चाहिए था, मुसलमानों ने यहाँ की डेवलप होना चाहिए था। अच्छा अच्छा। अब डेवलप से क्या समझते हैं? अब क्या लेते हैं, किन बातों को लेते हैं डेवलप से? ये क्या होना चाहिए चेंजेस? डेवलप में ये होना था कि मुसलमानों को रोजगार होना चाहिए था। जब लोग प्रतिनिधि अल्पसंख्यक हैं, अच्छा। आप पूरे महाराष्ट्र में कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक हैं, एक जी, मुसलमान चेहरा है, जी तो यहाँ से मुस्लिम समाज ने डेवलप होना चाहिए था। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह मुसलमानों के होना चाहिए था, जी जी बड़े बड़े व्यापारों में मुसलमान होना चाहिए था। औकाफ मिनिस्टर थे अब्दुल सत्तार साहब, जी
तो फतेह इस्लाम की जो जगह है 36 एकड़ कहते हैं जी वो उनके अंडर में कम से कम फतेह इस्लाम उनके ताबे में आ जाना चाहिए था। जी 2-5 कोटी लेके उनको उसकी मौज माबनी करना चाहिए था अब्दुल सत्तार साहब ने जी और वो मौज माबनी कर कर दीवार वगैरह बनाकर जी वो फतेह इस्लाम के ताबे में देना चाहिए था। ऐसी हमारी सोच है और ये अपेक्षा हम अब्दुल सत्तार साहब से करते हैं। अच्छा अभी फिलहाल जो दो मस्जिद तामीर की गई ईदगाह पर, एक जो है तो सुमैया मस्जिद है, वो तमाम ही इलाकाई लोगों ने अपना रकम जमा करके तैयार किए, और एक मस्जिद है बीवी जान गालिबन नाम से, कहा जाता है कि उसमें आमदार अब्दुल सत्तार का ज्यादा पैसा रुपया है, और ईदगाह की जो वॉल कंपाउंड जो देखा है आपने, तो आपको लगता नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत बनी हुई है और है उनका कहीं ना कहीं योगदान? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी, अल्लाह उनको इसका सवाब भी दे। जी जी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और जैसा स्कूलें भी चलती हैं उनकी बहुत सारी, और वहां पर अल्पसंख्यक के जितने भी हैं बच्चे, वो बच्चियां पढ़ रही है। पहले मैं ईदगाह का जवाब दे देता हूँ। जी जी। ईदगाह का मसला ऐसा है कि बहुत अच्छी बना है, अल्लाह उनको इसका सवाब दे और उनको आगे भी ऐसी काम करने की हिदायत दे। लेकिन ईदगाह की जमीन आज किसके नाम पर है ये आपको पता है? अच्छा, किसके नाम पर है? उनकी करीबी आदमी के नाम पर है, ऐसा मुझे अब तक का पता है। उससे क्या होने वाला है? नहीं, जो जगह ईदगाह, अगर ईदगाह की जगह है मुसलमान, ईदगाह किसकी? मुसलमानों की। जी। जब मुसलमानों की जगह है तो वो जगह शायद मेरी ऐसी सोच है, व्यक्तिगत है। जी जी। कोई आम मुसलमानों की क्या मैं नहीं जानता। जी जी। लेकिन वो जामा मस्जिद के नाम पे होना चाहिए जमीन, जी। या फतेह इस्लाम की मस्जिद के नाम पे होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और रही बात अब्दुल सत्तार साहब की एजुकेशन की, जी जी जी, तो उनका एजुकेशन अच्छा है, मेरे बच्चे भी उनकी स्कूल में तालीम करते, अच्छी पढ़ाई है, उसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन अभी ऐसा हुआ क्या, कुछ दिन पहले मेरी ऐसी सोच है, क्या मेरी बच्ची का फोन आया कि 2000 रुपये फीस मांग रहे हैं। अच्छा। 11वीं के एडमिशन को। अच्छा, कौन से स्कूल में? नेशनल में। नेशनल में। आज भी मेरी बच्ची नेशनल में पढ़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो मैं ठीक है, फिर मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से बात करें कि 2000 रुपये फीस बहुत हो जा रही है, जी आम लोग कैसा देंगे? आप ठीक है, मैं तो दे दूंगा। जी। तो उन्होंने बोले नहीं, अमान भाई वो रईस सर का है मामला, हम क्या बोल सकते हैं। तो मैं ठीक है, मैं तो दे देता, कुछ कॉपी वगैरह मिलेगी कि कुछ रिसिप्ट मिलेगी है? तो नहीं बोले। मतलब कितने बच्चे से टोटल? तो बोले 400 बच्चे। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता आपको पैसे। विषय ये कि आम गरीब मुसलमान जो हमवाली करने वाला जी, जो 200-300 रुपये रोज कमाने वाला जी, वो बंदा कहाँ से 2000 रुपये अपने बच्चे की फीस भरेगा? जी जी। ये सोचना चाहिए अब्दुल सत्तार साहब ने और उनके बेटे, उनके हो सकता है उन तक ये बातें नहीं पहुंची होगी जो 2000 वाली है, जो बता रहे हैं आप कि इस तरह से हो रहा करके। नहीं, अब्दुल सत्तार साहब बहुत चाणक्य, उनके हर एरिया में, हर मोहल्ले में उनके लोग रहते हैं, उन तक हर बात पहुंचती। अच्छा अच्छा। तो मेरी इस राय थी कि नहीं लेना चाहिए, गरीब तबके से तो नहीं लेना चाहिए। और वैसा 2000 रुपए जो फीस है वो कोई गवर्नमेंट फिक्स नहीं, गवर्नमेंट फिक्स नहीं है, कुछ गवर्नमेंट नहीं। अब ठीक है, तुम्हारा तुम लेते दूसरी तरफ 600-500 रुपए थी। जी जी। यशवंत राव महाविद्यालय में मैंने पूछा तो 600 रुपए थी। जी। ठीक है, उनका फर्नीचर वगैरह का उनका थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह निकाल लेते वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात ये भी देखी जाती है अमान साहब कि जैसा आपका विवाद आमदार अब्दुल सत्तार से जो चलता है, लेकिन खुद आपके मामा जो है तो उनके बहुत ज्यादा करीबी है। अच्छा सवाल पूछे तुम जी। देखो, वो उनके साथी, उनके दोस्त हैं जी, और वो शायद जवानी से या बचपन से साथ में। जी। तो उन्हें क्यों खराब नहीं लगती है उनकी जो बातें आपको खराब लग रही है? मतलब आपके मामा होते हुए भी उनको वो चीजें उनके अंदर खराब नहीं लगती है? अब जिसकी सोच है, हम तो सोच बदलने के लिए आए, बदलाव करने के लिए आए ना। जी जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हिदायत दिया, थोड़ा हमारे को मजबूत ताकत दिया, ताकि मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, बहुजन समाज ने, तो हम सत्ता पाएंगे तो उनको बदल देंगे। अच्छा, क्या आपके मामा का और आपका टकराव होता है इस सिलसिले में कभी? होता। अब मामू है, माकमू, सगे मामू है, राजनीति। अच्छा, हुआ है कभी कुछ ऐसे? कुछ विधानसभा में हुआ जी, जम के हुआ। किस बात को लेकर हुआ था? थोड़ी बहुत बोगस वोटिंग है वो। अच्छा अच्छा। तो बहुत जम के हुआ था, लेकिन मामू है, माकमू है। अच्छा, थोड़ा सुनना। आपके जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकले थे जो उनकी इज्जत के खिलाफ हो? उनकी इज्जत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा अमान, और वो हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे जी, और अमान का परिवार उनके लिए जान भी देने के बैठे। जी जी। और अभी कुछ दिनों पहले आपके परिवार पर 353 वाला गुना दाखिल हुआ था।
तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि वो सही हुआ था या गलत हुआ था? लेकिन हुआ तो था। अब हुआ था तो पुलिस स्टेशन वालों ने किया था, फुल इंक्वायरी करके ही किया होगा। तो आपकी इस पर क्या राय है कि क्या कैसे क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, या कोई ये प्रेशर था एक? असल में वो बेकायदेशीर गुना था। अच्छा, बेकायदेशीर कैसे हो सकता है? बेकायदेशीर ऐसा गुना था कि हमारे 12 साल लीज पे बाकी थी जी, डॉक्यूमेंट सब ओके हमारे पास जी, कोर्ट में प्रकरण चालू है जी, और ऐसी छोटी सी और घटिया हरकत नहीं करना था अब्दुल सत्तार साहब ने। अच्छा, ठीक है, उन्होंने किए, शेष रावदार साहब ने, उन पे प्रेशर था। हमारे पास सब पुरावे हैं कि हमने किसी कोई अधिकारी को कुछ गाली नहीं दी है। अच्छा, वीडियो है, सब चीजें, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। लेकिन ये जो घटना घटी है तो मुझे नहीं लगता था कि उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था जी, जिनकी दुकान तोड़ी गई। मेरे भाई थे, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि वो लोगों ने और उनके जो नाना मामू उनके रिश्तेदार है, बहुत बड़े कुंबे के लोग हैं, वो भी हो सकता है अगर मेरी सुन के चले कभी तो नगर पालिका में मैं सत्ता हला भी सकता हूँ। तो ये सब बोगस गुने दाखिल हुए थे, प्रेशर पे थे, पुलिस वालों पे बहुत प्रेशर था, सब चीजें थी। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के अच्छे लोगों को, वो लोगों को अच्छी लगी नहीं वो बात कि पप्पू सेठ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी। अच्छा अमान साहब, जैसा कि आप राजनीतिक फील्ड में आए हैं, आपसे ये सवाल है कि आपका एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन मेरा बीएससी हुआ है। बीएससी हो चुका है मराठी मीडियम से। अच्छा, अच्छा। और शहर में बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, अन्ना साठे को, जी, जी, मौलाना आजाद को, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, रहमतुल्लाह अलैह, छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी फिर में आपकी जो सोच है उससे एक बात ये समझ में आ रही है कि आप चाहते हैं कि जनता के काम, गरीबों के काम होना चाहिए, जात पात को देखे बगैर सबके काम करवाना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब्दुल सत्तार इस तरह के काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब्दुल सत्तार साहब इस तरीके से काम कर रहे हैं। और लोग अब्दुल सत्तार साहब को लोक नेता कहते हैं, तो मुझे भी नहीं लगता लोक नेता उसे कहते हैं कि जो लोगों के दिलों में हो। पैसा से सत्ता से पैसा, पैसों से सत्ता, दबाव तंत्र, दादागिरी, दबंगगिरी, ये ठीक नहीं, ज्यादा दिन तक का नहीं चलती। शेख अमान साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग उन्हें ज्यादा मानते हैं, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन देखा जाता है कि उनकी सभाएं जितनी भी होती है तो सभाओं में हजारों की तादाद में पब्लिक ग्रामीण से भी आती है। तो इसके पीछे क्या वजह है, फिर क्या रीजन है? मैंने ये कहा कि पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा पार्ट है साहब के पास, गाया भर के आती, खाने दाने सब चीजें रहती। तो और फिलहाल में जो लाड़की बहन योजना सिल्लोड से ही वो स्टार्ट की गई, उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे थे, उस वक्त सिल्लोड से ही, और उसका काफी महिलाएं उसका फायदा उठा रही है। क्यों? तो क्या ये उनसे सही नहीं हुआ है? ये योजना बंद कर देना चाहिए सरकार ने, हो सकता है योजना से। तो क्यों नहीं है? क्या जितने ये योजना से उन्होंने एक लालच के तौर पर सरकार ने, जैसा कि 10,000 बिहार में दे रहे मोदी जी, तो ऐसा 1,500, 2,000, 3,000 से स्टार्ट करे तो उन्होंने 1,500 पे आगे शायद। जी। तो उतना पैसा अपने से कर ले रहे लोग। जैसा तेल के भाव, 130 रुपए खाने का तेल चलेगा शायद, 120, 130 रुपए, पेट्रोल बढ़ गए। और भी अपने जो तो लाड़की बहन योजना शुरू होने से पहले तो तेल के भाव बढ़े हुए थे? नहीं, इतने नहीं थे ना। ये जो मीठा तेल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो दूसरे भी अपने जो खाने की चीजें वो भी बढ़ रही है। जी। तो सरकार तो अभी कुछ लोग पछता रहे थे। किस बात को लेके पछता रहे थे? कि हमने हमारी औरतों के लाड़की बहन में फॉर्म नहीं भरे। तो उनसे वजह पूछी गई तो ये बता रहे थे कि जो रेट बढ़ रहा है तेल का, कम से कम वो तो हमसे कवर होता था अगर हम भर देते थे। तो वो 1,500 रुपए हमको आते थे। 1,500 मायने रखता नहीं। 1,500 से ज्यादा तो रिकवरी कर ले रहे ना सरकार। शेतकरी किसानों के बीच के भाव क्या हो गए जी, खत के भाव क्या हो गए जी, सरकार गुमराह कर रही है। अच्छा, सिल्लोड के नगर परिषद के जो इलेक्शन होने जाएंगे वो तो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। तो आप अगर नगर सेवक के इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें आप आ जाते हैं आपकी मेहनतों से, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा कि आप किस बात को लेकर फोकस करना चाहेंगे? फिर चुन के आने से कि पहले से? चुन के आने के बाद। पहले तो वादे बहुत चलते हैं पॉलिटिशियन के, वो तो आपको पता है कि बहुत वादे इरादे चलते हैं।
हमारा मेरा मेरा खुद का व्यक्तिगत मत रहेगा चुन के आवाज। जी अगर मैं प्रभाग नंबर 6 से लड़ने की इच्छा है मेरी, मेरी बीवी रहेंगी, जी तो मैं बांधकाम की परमिशन घर पहुंच दी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जी नल पट्टी को टैक्स नहीं देगा, घर पट्टी टैक्स नहीं देंगे, जी और दवाखाने की हर सुविधा, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक जैसा आम आदमी पार्टी ने चलाए थे, जी। तो इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में फ्री में है। आपको लगता है ये कर पाएंगे आप? बिल्कुल आसान है, सरकार में चिन्ह में भी। जी, सरकार में रहते हुए आपने यहाँ पर यानी सिल्लोड की जनता के लिए कोई ऐसे काम किए होंगे, तो कुछ मैं जानना चाहूंगा ऐसे, क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है, इसके हिसाब से। जैसे कि रजिस्ट्री ऑफिस को ले लीजिए, अच्छा, जहां पर बहुत ज्यादा लूटमार चलती है और वहां पर एजेंटों का बहुत ही मार्केट गर्म होता है, तो एजेंटों का मार्केट खत्म करते हुए गरीबों को फायदा पहुंचाने का कोई अमल, या नगर परिषद में किसी तरह का काम, या तहसील में किसी तरह जनता परेशान है, राशन कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को लेकर परेशान है, तो ऐसे कोई ऐसे काम जो सामाजिक कार्यकर्ता करता है, तो वैसे कोई काम जो आपने किए हैं अब तक? सामाजिक क्षेत्र में तो हमने रजिस्टर जो लोग चल के आते हैं, जी। जब 50-60 हजार रुपये रिश्वत मांगता हूँ, 20-25 हजार में चलन फड़ के 13-14 हजार का चलन है जो, जी वो चलन और उसके 10 हजार रुपये रिश्वत दे के उसमें काम करते रहिए। अच्छा। और आधार कार्ड के भी लोगों के काम करें, जी। और जो राशन कार्ड के तो बहुत सारे वो काम करें। अच्छा, आपके गलियों का कोई मसला, गलियों में सड़कें नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं, उसका कोई मसला आपके पास में आया तो आपने कुछ ऐसा आया आपके पास तक? नहीं दिए, नगर सीओ को दिए हुए निवेदन बहुत सारे के ब्रेकर होना चाहिए। जी जी। नगर पर आपके निवेदन के बाद में कुछ काम हुआ है? एक्शन क्या होगा, सरकार उनकी सत्ता, उनकी अभी तो आपकी भी मर्जी से रोड, अभी तो आपकी जबान रोड उखड़ते हैं, उनकी मर्जी से रोड बनता अभी आपकी जबान से ये भी निकला कि आप भी सत्ता में हैं, तो सत्ता में है तो होना चाहिए, सत्ता में वहाँ है ना, वहां से भी प्रेशर आना चाहिए। आएगा ना अभी इंशाल्लाह। ये नगर पालिका अच्छी टपकी होंगी जी जी, और अच्छे लोगों को चुन के देंगे। अच्छा, आपके फिलहाल के जो वार्ड के नगर सेवक थे उनका नाम बता सकते हैं? अब्दुल सत्तार हुसैन। अब्दुल सत्तार हुसैन। अच्छा, तो कोई तरक्की उन्होंने आपके वार्ड में की है या नहीं की है? क्या तरक्की, क्या डेवलप हो, वही चाहिए। जिस वक्त कंक्रीट रोड बन रहे थे उस वक्त देखा गया कि आपके इधर के कंक्रीट रोड बहुत जल्दी बनाए गए। जल्दी बनाए, जल्दी उखड़ भी गए ना। अच्छा, भ्रष्टाचार हुआ करके उखड़ गए ना। अच्छा अच्छा, जल्दी भी काम बन किया जाते हैं, गया। जल्दी भी उखड़ जाते हैं। अच्छा, यही कहना चाहता हूँ मैं सिल्लोड के खास करके मुसलमानों को, सभी समाज के लोगों को जो बहुजन समाज में आते हैं, चाहे दलित, मुस्लिम, कोड़ी, मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, क्या जो भी अपना लोग प्रति तुम चुन के देना चाहते हैं, तो पढ़ा लिखा, होशियार, काबिल तारीफ, जो आपके लिए लड़ सकें, आपकी छोटी बड़ी समस्या को हल कर सकें, ऐसे उम्मीदवारों को चुन के दो। हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने वाले या पैसे वाले उम्मीदवार को, वो अनपढ़ है, जंगली है, जाहिल है, उसे बात करने का तरीका नहीं, वो दारिद्र्य रेशा को दलिंद्र रेशा बोलने वाले ऐसे नगर सेवक को चुन के ना दे कि भाई इसमें ये नगर सेवक बोले तो मामूली चीज नहीं, इसमें तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तुम्हारी आने वाली नस्लों का हिस्सा है। अगर तुम्हारा नगर सेवक सही रहेगा तो तुम्हारे आधार कार्ड, तुम्हारा राशन कार्ड, तुम्हारी हर चीज दुरुस्त करने का काम नगर सेवक का है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा एक डर था किरीट सोनाया का, भागते फिर रहे थे मुसलमान, भागने की जरूरत नहीं, अपन 50 साल से आए, क्यों डॉक्यूमेंट्स बना रहे मुसलमान, क्यों विरोध कर रहे उसका किरीट सोनाया, छोड़ दो ना, चिल्लर है वो। अरे अपन 50-60 साल 100 साल से यहाँ, अपने बाप दादा यहाँ पर है, एक किरीट सोनाया से डरते फिर रहे, अपने डॉक्यूमेंट बनाते थे। ये ठीक नहीं, इसलिए ठीक नहीं कि तुमने लोक प्रतिनिधि 20-25 साल से सही चुन के ही नहीं दे रहे ना आप लोग, इसलिए भागते कर रहे। अच्छा शेख अमान जी, जैसा कि किरीट सोमैया की बात निकली है, तो मैं एक बात आपसे ये भी पूछ लूं कि सुरेश बनकर विधानसभा में आप उनके हामी थे, उनके प्रचार में भी आप साथ में? सुरेश बनकर के साथ नहीं थे हम जी, हम मशाल के साथ थे। अच्छा अच्छा, मशाल के साथ थे और वो मशाल के साथ सुरेश बनकर थे। हाँ। ठीक है, तो वो दोनों के साथ में आप थे, मतलब क्योंकि पार्टी से वो चिन्ह से तो वही लड़ रहे थे, तो देखा गया कि वही सुरेश बनकर जिसके साथ में प्रचार रैली में आप थे, और जितने भी बुत बने हुए थे वहां पर जब वो जा रहे थे देखने के लिए, तो साथ में आप भी थे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, इस बात को आपने बिल्कुल कबूल किया कि किरीट सोमैया का जो मुद्दा है वो बिल्कुल गलत, बेहुदा और गलत मुद्दा है, लेकिन सुरेश बनकर को उनके साथ देखा गया,
तो फिर आप जिनको पाठिंबा दे रहे थे, तो आपने उनको पहचाना क्यों नहीं कि वो ऐसे शख्स का साथ दे रहे हैं जिससे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग परेशान हैं? नहीं, मसला ऐसा था कि हमारी मतभेद, हम अब्दुल सत्तार साहब से वैचारिक मतभेद थे जी जी और वो उम्मीदवार थे हमारे। जी अब हमें क्या पता था कि छोड़ के भाग जाएंगे। जी 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 अगर पता रहा तो हम ही छोड़ देते थे उनको और हम ही आमदरगी को लड़ लेते थे, जी लेकिन हमें पता नहीं था कि वो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, वो उनकी जगह चले गए, वो विचारधारा के थे, लेकिन हम बहुजन विचारधारा के, फुले अम्बेडकर की विचारधारा के, हम सब समाज को साथ में लेकर चलने वाले। बिल्कुल जी। और फिर एक बात ये भी है, जो एक आपके लिए भी एक तीखा सवाल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शोर मचाता है। जब कहीं पर आपकी बात निकलती है तो जनता के जुबान पर ये जवाब आता है कि शेख अमान बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवक है, लेकिन उनके जबान से ये भी निकलता है कि वो किसी ऑफिसर को, किसी अधिकारी को जब घेरे में लेते हैं तो लेने का अंदाज भी उनका बिल्कुल कलम के दायरे में होता है और लेते हैं, लेकिन कहीं पर जाकर वो यूं मानो कि आप आपका ही काम कर लेते हैं, मतलब कि अधिकारी को हमारा खुद का फायदा कर लेते हैं। तो अब इस पर आपका क्या कहना है, जनता के लिए क्या मैसेज है? क्या आप सही हकीकत में जो जनता का मुद्दा उठाते हैं सिर्फ अधिकारी को ब्लैकमेल करने के लिए उठाते हैं, ऑफिसर को ब्लैकमेल करने के लिए उठाते हैं, या जनता के लिए उठाते हैं? क्या असल में ना, हमने जो भी मुद्दे उठाए तो गोर गरीब मिडिल क्लास लोगों के मुद्दे उठाए हमने। ऑफिशियल मुद्दा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 1-2 कोटी रुपए का या 5-50 लाख का कोई भ्रष्टाचार, और उसका पाठपुरा हमने नहीं करे तो बात और है। अभी तक का तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और रही बात मुद्दे क्या रहते, पुलिस स्टेशन के कोई अधिकारी ने सुना तो भाई उससे थोड़ी बहुत होगी तो तुम्हें ठीक है साहब, कर लो, यूं कर लो, थोड़ा उनकी 2 बातें, कुछ हमारी 2 बातें। और भ्रष्टाचार के मुद्दे ये थे कि एक मुद्दा मैंने उठाया था देवेंद्र सूर्यवंशी का। जी जी। तो उसका पाठ पूरा हुआ। अभी 15-20 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में तकरार दिया, मैंने 1.5 महीना पहले तकरार दिया, तो फिर उसको एक लेटर दिए कायदे साहब ने। जी जी। तो वो लेटर अब मेरे को नगर विकास खाते को देना है, उनसे रिकमेंड लेना है कि भाई तुम्हारे अधिकारी ने ऐसा बॉन्ड पे 43 बनाए तो इन पर गुना दाखिल करो। अगर उन्होंने गुना दाखिल करने का आदेश दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। और एक था अपना कोविड सेंटर का, जी, उसमें आपने बहुत अच्छे इंटरव्यू ले रहे जी, लेकिन हमारा नहीं लेते हैं जी। तुमने डॉक्टर की बाजू रखे, हमारी बाजू रखे नहीं। अच्छा अच्छा। तो उसमें ऐसा था कि वो सब चीजें सब इलीगल हुई थी। अब सब हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, लेकिन अभी कैसा है, लेकिन उसमें जाना है शेख अमान साहब, उसमें भी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बताए थे, मैंने शायद फ्लैश भी किया था उस पर, और पूरा अच्छे तरीके से बताया था वो डॉक्यूमेंट। शायद आपको मैंने पर्सनली भी वो डॉक्यूमेंट बताया था, जेरोक्स कॉपी मेरे पास में थी। तो उन्होंने टोटली डॉक्यूमेंट के हवाले से बात किए थे, और आप भी जो कह रहे हैं कि आपके पास भी डॉक्यूमेंट है, आपने गौर से नहीं पढ़े थे। एक दिन इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, मेरे पास है पूरे डॉक्यूमेंट्स। उसमें भी हमें कोर्ट में जाना है जी। तो उसमें वेजापुर की परमिशन बोल के यहाँ की परमिशन ली गई, और उसमें ऐसे डॉक्टर थे कि जो जैसे डॉक्टर होना चाहिए थे वैसे डॉक्टर नहीं थे जिस लेवल की, और सब में ज्यादा मौतें वहां पर हुई, ये बात ध्यान में रखो। और मैं आज भी तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहता कि उन्होंने 2 मौतें के बोली हुई। अच्छा। 2 मौतें हुई, और वहां पर कई लोगों की मौत हुई। आपके हिसाब से तो 20-25 लोगों का इंतकाल हो चुका है वहां पर। तो 2 लोगों के भी नाम हमने मांगे तो उन्होंने दिए नहीं। जो भी तरीके से उनसे मांगे होंगे, कि वो तरीका हो सकता है गलत होगा। नहीं, आरटीआई से मांगे ना। अच्छा। तरीके से अपन थोड़ी कुछ डॉन वगैरह है तो बंदूक रख के मांग लिए। मैं आरटीआई से मांगे, माहिती के अधिकार से मांगे, कायदेशीर। अच्छा, तो फिर वो जब मालूमात नहीं दे रहे आपको, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो भी मजबूत होंगे, जिसकी वजह से वो आपको? नहीं, कैसा रहता, उनको अगर अटकने का डर होता है, जैसा कोई कानून? नहीं, अटकने का डर इसलिए तो दे रहे नहीं, हमने तो निकाल लिए। अटकने का डर इसलिए नहीं, जो लोग ईमानदार रहते ना तो खुला पिक्चर रख देते, ये लो बाबा तुमको जो करना है कर लो, जाओ। वो भी अपने आना पर होंगे, सुप्रीम कोर्ट वो अपने आना पर होंगे कि हम गलत है ही नहीं तो हम क्यों दे। इस तरह की भी बात हो सकती है, उनको जाने दो, वो कोर्ट में जाएंगे तो हम भी कोर्ट में। यानी इसका मतलब ये कि 2005 के जो कायदे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाए, अन्ना हजारे ने जो इतने आंदोलन करे थे, उस पर 2005 का माहिती का अधिकार कायदा बना। तो यानी तुम इसको झुटला दे रहे, कानून को झुटला दे रहे, यानी कानून से बढ़कर हो गए ये डॉक्टर लोग। अच्छा अच्छा, कायदा कानून है ना। तो मतलब आप अगला जो स्टेप रहेगा आपका, वो कोर्ट रहेगा, कोर्ट में दाखिल करके जो है तो फिर उनसे डॉक्यूमेंट है, फिर आपका 356 में हम उन पे गुने दाखिल करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा अच्छा। तो नाजरीन, ये थे शेख अमान, जो सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में अजित दादा पवार गट राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो है तो सिल्लोड शहर अध्यक्ष हैं। और बहुत सारी मीठी और तीखी और नमकीन बातें उनके साथ में हुई और उन्होंने भी बड़ा खुलकर जवाब दिया। जो सच्चाई है वो बताते हुए उन्होंने भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की, और जिस तरह से हम तक जो बातें पहुंची थी शेख अमान के ताल्लुक से, वो हमने उनसे खुलकर की। उन्होंने भी खुलकर रखा कि वो किस लिए काम करते हैं, और जो भी मैसेज उन्होंने देना चाहा वो आप तक दिया है। और अभी कमेंट्स में आप भी जरूर बताएं कि शेख अमान साहब जो अभी नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने की उम्मीद भी रखते हैं, उनके अहलिया भी। तो देखिए, अगर आपको कोई कमेंट्स में कोई सलाह देना है या कोई मशवरा देना है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वो संविधान के दायरे में हों, कोई अपशब्द ना हो कि जिससे किसी की, हमारे मेहमान की तौहीन की जाए। इसलिए कि बिल्कुल इसके खिलाफ हम भी हैं कि कोई इस तरह के अल्फाज कहें। हाँ, आप कमेंट्स में बिल्कुल इस्लाह वाली बात कर सकते हैं। तो जरूर बताएं कि आज का ये जो एपिसोड है पॉडकास्ट का, और ये खास मुलाकात पर मुनहसिर है कि आज हमारी खास मुलाकात हुई है शेख अमान जी से। और मैं एक बात बता दूं कि शेख अमान जी वैसे तो दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के अच्छे हैं। वो वैयक्तिक बातें हो जाती है, कश्मकश हो जाती है, और मेरी भी जो फील्ड है वो भी ऐसी तीखी फील्ड है कि मैं भी कुछ ऐसे बातें कर लेता हूँ जिससे हो ही जाती है। तो राजकारण, लीडर और पत्रकार, संपादक, इनके बीच में कश्मकश होती रहती है, लेकिन एक रिश्ता भी इनका गहरा होता है कि दोपहर में कश्मकश हो और रात में साथ में बैठकर चाय पिए, ऐसा मामला होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब है करके। तो जिस तरह से उन्होंने वो बातें कही हैं, उसमें आपको कहीं पर कुछ लगता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। शेख अमान भी खुद आपको उस कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। और हमारे इस एपिसोड को जिस तरह से आप प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस मोहब्बत का बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। और इसी तरह से अगला जो एपिसोड हमारा आएगा पॉडकास्ट का, उसमें हम किस शख्सियत को मेहमान बुलाए और आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि अगले एपिसोड में उसी शख्सियत को हम बुलाएं और उससे खास खास बातें जानें जो आपके कानों के हवाले आ सके। तो नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेख अमान साहब, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया। और असल में वक्त बहुत कीमती होता है, वो वक्त निकाल कर आप हमारे पास में आए। और तकरीबन मैंने सिर्फ 3 घंटे पहले बोला होगा, 3 घंटे पहले बोला, और आपने उसे लब्बैक कहा और आप यहाँ पर आए और आपने इंटरव्यू दिया। इसके लिए मैं और चढ़वड़ महाराष्ट्र की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ में माशाल्लाह कैमरामैन की खिदमत दे रहे हैं मोहम्मद भाई, जो लातूर कंटकी वालों से ताल्लुक रखते हैं। अब्दुल जब्बार, हाजी अब्दुल जब्बार साहब के फर्जंद है। माशाल्लाह इस एपिसोड में उनका भी बहुत बड़ा कामयाबी वाला मामला रहा है।